हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। तो देखिए, हमने जो HP टैट पे न्यू सीरीज़ को शुरू किया है उसका हमने एक लेक्चर जो है वो पिछले कल ले लिया था। और पिछले कल जो है हमने वेद पढ़े थे, वेदांग पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, ठीक है। और आज जो है हम विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ेंगे और उसके अलावा हम जो है हड़प्पा सभ्यता को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसको जो है हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए विदेशी यात्रियों के विवरण से शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना यार। और दूसरी बात ये कि प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए ताकि मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो वीडियोज़ डाल सकूँ। और वीडियो क्वालिटी कैसी है, इस चीज़ के बारे में कल भी एक दो स्टूडेंट ने बोला था वीडियो क्वालिटी को लेकर। तो देखिए यार, कई बार तो वीडियो क्वालिटी चलो हो जाता है कि शायद वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, पुअर होगी, बट आपको जो है ना अपनी यूट्यूब में जाकर जो है वीडियो क्वालिटी जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 144 पे देख रहे हो तब तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, एटलीस्ट आपको 360 तक तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और आज मैंने कोशिश की है कि वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिले। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और तो आज आप मुझे बताना कि आपको कल भी हिस्ट्री पे ही लेक्चर चाहिए या फिर कल हम पॉलिटिकल पे वीडियो डालते हैं, क्योंकि देखिए होता ही है कि एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो बीच बीच में अगर आप कहो तो बीच में मैं पॉलिटिकल, बीच में ज्योग्राफी और साइकोलॉजी वगैरह की वीडियोज़ भी डाल सकती हूँ, बट अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तभी मैं डालूंगी, अदरवाइज़ जो है हम हिस्ट्री ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम विदेशी यात्रियों के विवरण से शुरू करेंगे। देखिए, जब विदेशी यात्री, जो भारत के बाहर जो लोग रहते हैं, उनको हम विदेशी बोलते हैं, ये बात तो आपको पता भी होगी। तो जो विदेशी जब भारत में आए तो उन्होंने भारत की जो समाज था, जो भारत की संस्कृति थी, उससे प्रभावित होकर जो है अपने यात्रा वृतांत लिखे, ठीक है। उन्होंने भारत के बारे में चीज़ें लिखी। उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से विदेशी यात्री जो भारत आए थे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और उसमें किस किस चीज़ का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हैं आपके हेरोडोटस। देखिए, हेरोडोटस जो है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरी का बुक लिखी थी, ठीक है। उसमें जो है इन्होंने भारत और फारस, देखिए फारस जो है यहाँ पर ईरान के लिए, वर्तमान में आपका जो ईरान है इसको जो है प्राचीन काल में फारस कहते थे। तो ईरान और जो भारत के संबंध थे उस समय, उनका विवरण जो है वो हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निरियाकस, ओनेसिक्रटस और अरिस्टोबुलस। देखिए, इन तीनों के नाम मैंने साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये तीनों ही जो है वो सिकंदर के साथ भारत आए थे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मैक्सनीज। मैक्सनीज जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेखक रहा है, विदेशी यात्री रहे हैं। ये जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ये भारत में आए थे। और इन्होंने, देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैक्सनीज आए तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इन्होंने जो है मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में ही लिखा होगा, ठीक है। जिस राजा के दरबार में आएंगे, जहाँ रहेंगे, उसकी संस्कृति, उसके समाज का ही तो वर्णन किया होगा ना। तो और इनकी जो फेमस पुस्तक है वो है आपकी इंडिका। तो पुस्तक पूछ ली जाती है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी है, तो वो है आपकी मैक्सनीज की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला है आपका डाइमैकस। डाइमैकस जो है ये बिंदुसार के दरबार में आया था, ओके। और इन्होंने जो है, ये जो है अंतियोकस का राजदूत था। अंतियोकस आपका सीरिया के राजा थे, नरेश थे, उनका राजदूत ये था डाइमैकस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगला है आपका डायनोसियस। डायनोसियस जो है ये मिशनरीज टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था और अशोक के दरबार में ये आया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो डायनोसियस है वो किसके शासनकाल में जो है भारत आया था, किसके दरबार में भारत आया था, तो वो है आपके अशोक, जिनके शासनकाल में ये भारत आए थे। फिर है आपके टॉलमी। टॉलमी जो है ये दूसरी शताब्दी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी है, ठीक है। दूसरी शताब्दी में इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी। फिर आते हैं पिलनी। पिलनी ने जो है प्रथम शताब्दी में आपकी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। इसमें नेचुरल हिस्ट्री आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि नेचर के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा है, ठीक है। फिर है आपके पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। देखिए, ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, इनके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ये एक बुक का नाम है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। और ये जो है, जो भी लेखक रहा होगा इसका, वो 80 ईस्वी में जो है हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और तब उन्होंने जो है ये बुक लिखी है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके चीनी लेखक। देखिए, अभी तक जो हमने विदेशी यात्री पढ़े वो आपके यूनानी रोमन लेखक थे, ठीक है। अब हम जो है चीनी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चीनी लेखक जो है वो, चीनी लेखकों में सबसे पहले हैं फाहियान। फाहियान के बारे में आपने सुना भी होगा। फाहियान जो है
पहले चीनी लेखक थे जो कि भारत आए थे। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। देखिए आपको शासकों के नाम याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा लेखक जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो फाहियान थे वो एक चीनी लेखक थे, चीनी यात्री थे जो कि भारत आए थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उस समय शासन था भारत में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में गए थे ये और 14 वर्षों तक जो है ये भारत में रहे। ओके, और इन्होंने जो है मध्य प्रदेश की संस्कृति और समाज का वर्णन किया है। फिर हम देखते हैं सेयुंगन। जो सेयुंगन है ये आपके 518 ईस्वी में भारत आए थे और जो बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित करने के लिए जो है ये भारत आए थे। अब आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई व्यक्ति चीन से या तिब्बत से भारत आ रहा है तो वो क्यों आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म प्रचलित था। तो भारत में जो बौद्ध धर्म की जो बौद्ध धर्म के अवशेष थे, जो बौद्ध धर्म की कुछ प्राप्तियां थी, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए ही ये लोग जो है भारत आए थे। इनका मेन मकसद वही था, ठीक है। फिर आते हैं आपके हेनसांग। हेनसांग जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। देखिए हेनसांग को याद रखना बहुत ईजी है। हेनसांग और हर्षवर्धन ह से दोनों के नाम है, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और सबसे पहले जो है ये कपिशा राज्य में पहुंचे थे, भारत के कपिशा राज्य में, और 15 वर्षों तक जो है ये भारत में रहे। इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, पता है आपको कि प्राचीन काल में नालंदा और विक्रमशिला ये 2 विश्वविद्यालय जो है बहुत फेमस थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार में है उसमें ये अध्ययन के लिए आए थे। और जब ये अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आए थे तो उस समय वहाँ के कुलपति जो है वो आचार्य शीलभद्र थे। कई बार जो है आचार्य का नाम पूछ लिया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन आया भी था कि हेनसांग जो है जब इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य शुरू किया तो उस समय जो है कुलपति वहाँ के कौन थे, तो वो थे आपके शीलभद्र। ओके, अब देखिए इनका जो भ्रमण वृत्तांत है, जो यात्रा वृत्तांत है, वो इन्होंने पुस्तक लिखी है सीयू की। हेनसांग की पुस्तक है सीयू की, ठीक है। इसमें जो है 138 देशों का जो विवरण है वो इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके इत्सिंग। ये भी एक चीनी यात्री थे और 7वीं शताब्दी में जो है ये भारत आए थे। नालंदा और जो विक्रमशिला है इनका वर्णन इन्होंने किया हुआ है। फिर हम देखते हैं अरबी लेखक। देखिए अभी तक हमने यूनानी लेखक और चीनी लेखकों की बात की, अब हम अरबी लेखकों की बात कर रहे हैं। अरबी लेखकों में सबसे इंपॉर्टेंट है अलबरूनी। अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसको किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज। देखिए इस पुस्तक के ये 3 नाम हैं। आपसे पेपर में जो है कोई भी नाम पूछा जा सकता है कि किताब उल हिंद किसने लिखी है, या फिर किताब तहकीक ए हिंद किसने लिखी है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत की खोज जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वो आपकी अलबरूनी ने लिखी है, ठीक है। ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई है और ये अलबरूनी जो है ये तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। फिर हम देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता भी इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है अरबी भाषा में जिसका नाम है रेहला। रेहला जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, उस समय जो है इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखी थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं अन्य लेखक। अन्य लेखकों में जो है आपको 2 लेखक देखने को मिलते हैं, एक है तारानाथ, दूसरे हैं मार्को पोलो। जो तारानाथ है ये तिब्बती लेखक थे, तिब्बत से आए थे, ठीक है, और इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक जो ग्रंथ है इनकी रचना की थी। फिर आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो जो आपको पता है 13वीं शताब्दी में के अंत में जो है ये भारत आए थे और पांडे देश की यात्रा पर जो है मार्को पोलो आए थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की जानकारी। देखिए जब हमने वीडियो शुरू किया था तब हमने देखा था कि सोर्सेज कौन कौन से थे। उसमें हमने धार्मिक पुस्तकें देखी, आपके ग्रंथ देखे, ठीक है, पुराण देखे, उसके बाद हमने जो विदेशी यात्री आए उनके विवरण देखे। अब जो है हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से जानकारी जो है एकत्रित करते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होते हैं कि आर्कियोलॉजी से संबंधित जो है, जो आपके खोजे गए हैं, जिनकी खोज की गई है, वो आपके पुरातत्व में गिने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ओके, किसको कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर नेक्स्ट है आपका सबसे पुराना अभिलेख। सबसे पुराना जो अभिलेख है वो आपका बोगाजकोई है। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि पुरातत्व से संबंधी साक्ष्य हैं जो खोजे गए अभिलेख, और दूसरे हैं आपके सिक्के, ठीक है। तो पहले हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिक्के देखेंगे कि कौन कौन से सिक्के या अभिलेख जो है कहाँ से खोजे गए हैं, किसके शासनकाल में खोजे गए हैं। तो क्वेश्चन बनता है यार, आप ना इन चीज़ों को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जब आप टैट के पेपर में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार जो है क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है, ठीक है।
इसलिए आप लाइटली मत लीजिए इन चीज़ों को। तो सबसे पुराना जो अभिलेख था वो था आपका बोगाजकोई। देखिए क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा कि सबसे पुराना अभिलेख जो भारत में खोजा गया था वो कौन सा था, तो वो आपका बोगाजकोई अभिलेख है। ठीक है, ये आपका 1400 ईसा पूर्व में खोजा गया था और एशिया माइनर से जो है ये मिला है। इसमें जो है देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते के नाम जो है ये मिले हैं। फिर आता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है क्योंकि सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र है, जो नाम है भारतवर्ष, ये हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि भारतवर्ष जो है, भारत को कहा जाता था पहले, और ये जो है कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में मिला था। आपको ये भी याद रखना है कि किसके शासनकाल में कौन सा अभिलेख मिला, क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार ये इस तरह से आया था कि देखिए मेरे को याद तो नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था वो, लेकिन इस तरह से आया था कि मान लो हाथी गुम्फा अभिलेख दे दिया हुआ है और पूछा गया है कि किसके शासनकाल में ये मिला है। या फिर अगर इन्होंने पेपर को ज़्यादा टफ बनाना होगा तो ये ऐसा करेंगे, आपको कुछ अभिलेख दे देंगे और दूसरी तरफ जो है शासकों के नाम दे देंगे और आपको जो है मैच करने के लिए बोल देंगे कि किसके शासनकाल में कौन सा अभिलेख मिला है। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अपने नोट्स बनाइए। फिर आता है आपका एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में जो है ये सती प्रथा पर पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख में हमें देखने को मिलता है और ये भानुगुप्त के शासनकाल में हमें मिला था। फिर आता है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। ये शासक जो है रुद्रदामन था उस समय। फिर नासिक अभिलेख आता है। नासिक अभिलेख जो है ये गौतम बलश्री के शासनकाल में मिला है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में मिला है। प्रयाग स्तंभ लेख को भी याद रखिएगा, समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख आता है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में मिला है। और जो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है वो आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिले हैं और इसमें जो भारत पर हूण आक्रमण हुए थे उसकी जानकारी जो है हमें भीतरी और जूनागढ़ अभिलेखों से मिलती है। फिर आता है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है विजयसेन बंगाल के शासक थे उनके समय में मिला है। फिर हम सिक्कों पे आते हैं। सिक्के जो है सबसे प्राचीन जो सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था। क्वेश्चन ऐसे बना था कि प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। और साहित्य में जो है इन्हें काशार्पण कहा गया है। फिर हम देखते हैं सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख जो है वो किसने लिखे थे, तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य था वो यवन शासकों ने किया था। फिर देखिए वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के भी मिले हैं। वीणा बजाते हुए किसी की मुद्रा वाले सिक्के मिले हैं, तो वो किसके सिक्के मिले थे, वो आपके समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे। समुद्रगुप्त की जो वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के मिले थे और इससे जो है समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। देखिए जब मैंने टेट का पेपर दिया था तो उस समय क्वेश्चन ये आया था कि शासक जो है वो संगीत प्रेमी था जो वीणा बजाता था, तो वो आपके समुद्रगुप्त थे। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछा था, ठीक है। फिर है रोमन सिक्के। रोमन सिक्के जो है ये पुंडुचेरी से मिले हैं, अरिकमेडू से, ओके। फिर देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैंने टेट का पेपर दिया था तो क्वेश्चन पता है किस तरह से पूछा था। क्वेश्चन ये आया था कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स जो है ये किसे कहा जाता है, डाक टिकटों का संग्रह। और मुझे नहीं पता था, मैं ये क्वेश्चन गलत करके आई थी, तो आप मत कीजिएगा गलत, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। तो आप याद कर लीजिए कि जो अभिलेखों का अध्ययन है, ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। और जब हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो सिक्कों के अध्ययन को जो है न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। और जो डाक टिकटों का संग्रह है या आपकी कलेक्शन ऑफ जो स्टाम्प्स है, कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स, इसको जो है फिलेटली कहते हैं, फिलेटली, ओके। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब देखिए इतिहास का विभाजन को समझने के लिए हमने कल देखा था कि हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं, लेकिन वो तो हुआ आपका भारत का इतिहास, ठीक है। जब हम पूरे इतिहास की बात करते हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री, दूसरा है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्राग इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आधे इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं इनमें से कि कौन सा इतिहास जो है किससे संबंधित है, कौन कौन सी खोजें किस काल में हुई हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपके प्राग इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भीमबेटका की गुफाएं आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में है और ये जो है इन पर जो चित्रकारी की गई है उसके लिए ये भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। तो ये तो ये प्राग इतिहास से संबंधित है, ठीक है। प्राग इतिहास होता क्या है, जो प्राग इतिहास है वो आपका होता है घटनाओं की कोई भी हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है। देखिए मनुष्य जो है ना प्राग इतिहास में लेखन कला से अनभिज्ञ था, उसे जानकारी नहीं थी कि कैसे चीज़ें लिखनी है, तो हमें कोई भी घटनाओं का लिखित विवरण नहीं मिलता है। उन चीज़ों को जो है हम प्राग इतिहास में रखते हैं। फिर हम देखते हैं आधे इतिहास। आधे इतिहास किसे कहते हैं, जिसमें जो है हमें लिखित जानकारी तो मिली है, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, हम उन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, वो आपके आधे इतिहास में चीज़ें रखी जाती है। तो आधे इतिहास का सबसे बेहतर उदाहरण है आपकी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से हमें जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि तो मिली है, बट हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो है उसको पढ़ने में सफलता नहीं पाई है, तो वो हमें आद्य इतिहास में रखनी पड़ रही है। उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास में जो है मानव का विकास काल इसे कहा जाता है। इसमें जो है लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और हमें जो है लिखित जानकारियाँ भी मिली है, जिसको जो है हम इतिहास काल में रखते हैं। फिर हम देखते हैं जो आपका प्राग इतिहास है, इसको जो है अगेन 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है आपका पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
ओके, आपने चीज़ें याद रखनी है क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे कि पुरापाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई, मध्यपाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई और नवपाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई। तो ये आपके पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में हम प्री हिस्ट्री को बांटते हैं। और आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इसको जो है हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता। ठीक है, और वैदिक सभ्यता को भी हम आगे 2 भागों में बांटते हैं, एक है आपका ऋग्वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक, जो कि हमने कल पढ़ा था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, फिर इतिहास है। इतिहास को आपको पता ही है कि इतिहास को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो चलिए पहले पुरापाषाण काल की बात करते हैं, जो कि प्री हिस्ट्री का एक हिस्सा है। तो पुरापाषाण काल में हम देखते हैं कि किस किस चीज़ की खोज हुई। तो पुरापाषाण काल में जो जनक कहे जाते हैं पुरापाषाण काल के, जिन्होंने पुरापाषाण काल के चीज़ों की खोज की, तो वो है आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, पुरापाषाण काल में जो है हम देखते हैं कि आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन जो मानव है उसने आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था। उसने ये नहीं सीखा था कि आग का आविष्कार तो उसने कर लिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं इस पर भोजन पकाकर खा सकता हूँ या भोजन पक सकता है आग पे, ये चीज़ें उसको नहीं पता थी। और उसने जो है पत्थर के औजार बनाने शुरू किए थे, वो क्योंकि शिकार जो है उनकी जीविका का एक प्रमुख साधन था। ठीक है, और गुफाओं में जो है वो लोग रहते थे और चित्रकारी भी उस समय वो करते थे। हमने देखा था कि जो आपकी प्री हिस्ट्री है उसमें जो है भीमबेटका की गुफाएं जो है एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो चित्रकारी की गई है, तो वो आपके पुरापाषाण काल से संबंधित है। फिर हम देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल जो है, मध्यपाषाण काल का जनक C.L. कार्लाइल को कहा जाता है। इसमें जो है पशुपालक, जो इंसान जो है वो पशुपालक बन गया था, पशुओं को पालना उसने शुरू कर दिया था, और मछली पकड़ना, ये चीज़ें भी जो है मध्यपाषाण काल की हैं, जो मनुष्य ने शुरू की थी। फिर हम देखते हैं नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल में जो है सबसे पहले जो इंसान था उसने स्थायी निवास करना शुरू किया। हमने देखा कि पुरापाषाण काल में मनुष्य जो है गुफाओं में रहता था, जगह जगह भटकता रहता था, शिकार करता था, आज एक गुफा में कल दूसरी गुफा में। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो उस समय तक जो है मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है वो शुरू हो गई। मनुष्य जो है एक स्थान पर घर बनाकर रहने लगा, और उसने जो है कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया और कपड़ों को सिलकर पहनना जो है वो शुरू किया। ठीक है, और पहिए की खोज जो है ये भी नवपाषाण काल में हुई है। देखिए क्वेश्चन ये आया था कि पहिए की खोज जो है कौन से काल में हुई है, तो आपने याद रखना है कि पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई है। इसके अलावा भोजन पकाकर खाना और कृषि करना जो है वो भी नवपाषाण काल में ही शुरू किया था। फिर हम देखते हैं सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु। देखिए जो सबसे पहले मनुष्य ने धातु का प्रयोग किया वो धातु थी आपकी तांबा। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया और सबसे पहला जो औजार है वो उसने कुल्हाड़ी बनाई। ठीक है, फिर हम देखते हैं सबसे प्राचीन फसल की खेती जो है वो उसने गेहूं और जौ की खेती करना शुरू किया था। और सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है, देखिए खेती तो सबसे पहले गेहूं और जौ की गई, लेकिन जो अनाज सबसे पहले प्रयोग किया गया वो गेहूं और जौ नहीं था, वो थे आपके चावल। सबसे पहले चावल खाना शुरू किया इंसान ने। ठीक है, फिर हम प्राचीन नगर की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन नगर था आपका मोहनजोदड़ो। और सर्वप्रथम जो भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण है वो आपका रिजले ने किया था। इस नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो वो आपका रिजले ने किया था। ओके, कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिला है, और चावल की जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कोल्डी हवा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो आपके 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी या R.D. दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपकी आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री से संबंधित है, क्योंकि हमें इसकी लिपि तो मिली है, हमें अभिलेख तो मिले हैं, पर अभी तक नहीं पाए हैं। ठीक है, फिर है अन्य नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता तो कहते ही हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में जो है कौन कौन से कहाँ तक जो है हड़प्पा सभ्यता फैली थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व में जो है मेरठ उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था, और दक्षिण में जो है दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक। ठीक है, और उत्तर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के मांदा जिला तक, और अगर पश्चिम की बात की जाए तो सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, यहाँ तक जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है 6 नगर थे, 6 जो नगर हैं उनको बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा थे। ठीक है, सर्वाधिक खोजे गए जो स्थल थे वो आपके थे, सर्वाधिक खोजे गए स्थल आपके गुजरात था। गुजरात में जो है आपके सर्वाधिक खोजे गए स्थल मिले हैं। फिर हम देखते हैं सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपका मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और जो सबसे भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो आपका राखीगढ़ी हरियाणा में है। और ये हरियाणा जो राखीगढ़ी है ये घग्गर नदी के तट पर बसा है। इसकी जो खोज है राखीगढ़ी की ये 1963 में सूरजभान ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे, तो वो थे आपके लोथल और सुतकोदता। ठीक है, फिर हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से जो है क्या क्या चीज़ें मिली है, तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, और नर्तकी की जो है कांस्य की मूर्ति मिली है।
फिर हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से जो है हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, नक्काशीदार ईंटें मिली है, अग्निकुंड मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर जो है कालीबंगन से मिले हैं, और चूड़ियों का कारखाना जो है वो भी हमें कालीबंगा से मिला है। ठीक है, फिर हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से जो है हमें आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। चलिए फिर देखते हैं लोथल। लोथल से हमें अग्निकुंड मिला है, मन के बनाने का कारखाना मिला है, और चावल का जो प्रथम साक्ष्य है वो भी हमें लोथल से ही मिला है। फिर हम बनमाली देखते हैं। बनमाली से जो है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, ये क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्जाम दिया था कि मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था, तो वो आपका बनमाली से मिला था। ठीक है, फिर है रंगपुर। रंगपुर से जो है चावल के दाने मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, उनको तलवार की जानकारी जरा भी नहीं थी। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से अनभिज्ञ थे या उनको किस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने तलवार टिक करना है, क्योंकि उनको तलवार की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, वो परिचित नहीं थे तलवार से। ठीक है, और जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, चित्रों में जो है चीज़ें लिखी गई है और ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और तो ये थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें मैंने आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सारे करवा दिए हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपने नोट्स बनाने हैं अपने नोट्स बना दीजिएगा, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे नोट्स से। चलिए अगली स्लाइड देखिए, ये मैंने यहाँ बुक में से डाला हुआ है। इसमें जो है कुछ नहीं है, आपने इसमें सिर्फ ये लिखा है कि कौन से स्थल जो है किस नदी के किनारे हैं और किसने खोजे हैं। ठीक है, ये है। तो हड़प्पा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे हैं और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। फिर है मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे हैं और रखालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। फिर हम देखते हैं चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे हैं और मैके और एन.जी. मजूमदार ने जो है इसकी खोज की थी। फिर हम कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, इस तरह जो है ये सारे नाम दिए गए हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट है आप अपने नोट्स बना लीजिएगा उनके। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और प्लीज़ अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जिसको भी हिमाचल पढ़ना है, मैंने हिमाचल की भी वीडियोज़ डाली हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी है एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसमें जो है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री मिल जाएगी। वहाँ से जो है आप हिमाचल की हिस्ट्री जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल से भी क्वेश्चन आते हैं एचपी टेट में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। वो चाहे मेडिकल के स्टूडेंट है, चाहे नॉन मेडिकल के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, सभी के लिए जो एचपी से जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर जाके देखिएगा जिसको भी पढ़ना होगा, और बाकी मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कोई कमी रह गई हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कल आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको हिस्ट्री पे चाहिए या पॉलिटिकल पे चाहिए या फिर साइकोलॉजी पे चाहिए, तो मैं उसी पर जो है वीडियो बनाऊंगी। कम से कम आपके 10 कमेंट्स तो आने चाहिए कि किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज मैं हिस्ट्री पे ही वीडियो बनाऊंगी जब तक हिस्ट्री खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो कल हम फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।